हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से जल्दी आप सब लोग लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। और हम अपना जो टॉपिक 17 एरिड जियोमॉर्फोलॉजी कर रहे हैं। एरिड जियोमॉर्फोलॉजी में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है और इस क्लास में हम एरिड जियोमॉर्फोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। वही कंप्लीट हो पाएगा क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। इसमें 2 से 3 लेक्चर लग जाते हैं। जल्दी से क्लास ज्वाइन करो बेटे। 2 मिनट वेट कर लेते हैं और उसके बाद जो क्लास है वो हमें सेशन शुरू करना है। क्लास अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, 2 मिनट हो गए हैं क्योंकि हमें अपना टॉपिक भी कवर करना है। तो क्लास शुरू करते हैं अब। यहां तक मैंने आपको करवा दिया था इंसेलबर्ग तक। हाँ जी, हेलो सविता। ठीक है, इंसेलबर्ग तक आपका हो गया था और आई होप आपको जो ऑडियो वीडियो है आपका क्लियर होगा। आपको मेरा जो ऑडियो है वीडियो विजिबल होगा और क्लियर भी होगा ऑडियो। और अब हमें इंसेलबर्ग के बाद पढ़ना है। इंसेलबर्ग के बाद जो है वो है हमारा डेमोसाइल। अब ये डेमोसाइल कैसे बनते हैं देखो। जैसे आपके पिलर होते हैं ना, देखो जैसे आपके ये पिलर होते हैं ना, ऐसे पिलर होते हैं, ऐसे पिलर के फॉर्म में होते हैं। ये होते हैं आपके डेमोसाइल। अब डेमोसाइल बनते कैसे हैं ये देखो। आपका क्या है, ये डेजर्ट में आपकी रॉक्स हैं। ठीक है, आपका ये रॉक्स कैसी होती है डेजर्ट में। ऊपर ये देखो हार्ड रॉक होती है, नीचे आपका ये सॉफ्ट रॉक होती है। तो ये हार्ड रॉक तो ऊपर ऐसे का ऐसे बचा रहता है, लेकिन नीचे जो सॉफ्ट रॉक है इसका इरोजन हो जाता है और इनको बोला जाता है आपका डेमोसाइल। एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है। रॉक पिलर यानी कि आपके जो चट्टान है, चट्टान स्तंभ जैसे होते हैं। ठीक है, आपकी जो रेजिस्टेंट रॉक होती है, रेजिस्टेंट रॉक कौन सी होती है जिसका इरोजन नहीं होता, यानी कि वो हार्ड रॉक होती है। रेजिस्टेंट रॉक आपकी टॉप पर होती है और जो आपकी सॉफ्ट रॉक होती है वो नीचे आपकी सॉफ्ट रॉक होती है। और ये फीचर कैसे बनता है याद रखना, इसका रीजन ड्यू टू डिफरेंशियल इरोजन ऑफ हार्ड रॉक्स एंड सॉफ्ट रॉक। यानी कि आपके सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक का अलग अलग तरीके से जब इरोजन होता है उसकी वजह से डेमोसाइल बनते हैं। हार्ड रॉक का कम इरोजन होगा, सॉफ्ट रॉक का ज्यादा इरोजन होगा, उसकी वजह से आपके बनते हैं डेमोसाइल। डेमोसाइल आपके ये लंबे लंबे पिलर होते हैं जिनके टॉप पे हार्ड रॉक होती है और नीचे आपकी ये ऐसी सॉफ्ट रॉक होती है। इसको बोला जाता है आपका डेमोसाइल। एक बार आपको हिंदी में और समझा देती हूँ डेमोसाइल क्या होते हैं। शीर्ष पर आपकी प्रतिरोधी चट्टानें होती है और नीचे आपकी नरम चट्टान होती है। ठीक है,
और ये आपकी जैसे चट्टान स्तंभ होते हैं ना, वैसा होता है आपका, ये आपका डेमोसाइल। ठीक है, और ये जो विशेषताएं है ना, ये कैसी विशेषताएं कि आपका ऊपर तो कठोर चट्टान होती है और नीचे आपकी सॉफ्ट रॉक होती है। ठीक है, तो आपकी सॉफ्ट रॉक का तो इरोजन हो जाता है, लेकिन हार्ड रॉक का इरोजन कम होता है, कटाव कम होता है। तो इसकी वजह से हार्ड रॉक ऐसे कैसे बनी रहती है और सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो जाता है। मान लो ये आपकी रॉक थी पहले, ठीक है, ये ऐसे आपकी पूरी रॉक फैली हुई है। अब इसका इरोजन कैसे होगा, आपके ऊपर ये हार्ड रॉक तो ऐसे की ऐसे बची रहेगी, लेकिन नीचे वाली जो ये सॉफ्ट रॉक था उसका ऐसे इरोजन हो जाएगा, और ये होते हैं आपके डेमोसाइल। ठीक है, ये देखो ये रहे आपके डेमोसाइल, दिख रहे हैं आपको, ये डेमोसाइल हैं आपके, ये आपको दिख रहा है ना। ये ऊपर तो आपकी हार्ड रॉक ऐसे के ऐसे बची है, लेकिन नीचे ये जो सॉफ्ट रॉक है इसका इरोजन हो रहा है, इसको बोला जाता है आपका डेमोसाइल। बहुत ही इजी है डेमोसाइल तो। ठीक है, उसके बाद अब है आपका जूजेन। अब देखो एक तो होता है आपका जूजेन और दूसरा होता है आपका यारडांग। जो जूजन है वो कैसे बनता है, जब आपका इरोजन हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि आपकी जब ये रॉक्स हॉरिजॉन्टल होती है ना, तो तब आपका बनता है जूजन। और जब आपकी ये रॉक्स ऐसे वर्टिकल होती है ना, तो तब बनता है आपका यारडांग। ठीक है, ये याद रखना, जूजन और यारडांग। Rock masses of tabular form resembling a capped ink point standing on softer rock pedestal of shell। कैसे, ये देखो, ये वही आपका, ये आपकी हॉरिजॉन्टली यानी कि क्षितिज रूप से आपकी क्या एक हार्ड रॉक है, और इस हार्ड रॉक के नीचे ये आपकी सॉफ्ट रॉक है। तो इस सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो जाएगा, लेकिन ये हार्ड रॉक ऐसी की ऐसी बची रहेगी, इसको बोला जाता है आपका जूजन। ठीक है, और द बेस ऑफ सच पीसेस आर ब्रॉडर देन देयर टॉप्स, यानी कि जो आधार होता है वो ज्यादा चौड़ा होता है एज कंपेयर टू टॉप। और ये कब बनते हैं, दिस आर फॉर्म्ड इन दोज डेजर्ट एरिया, उन आपके रेगिस्तान वाले भाग में बनते हैं जहां पे आपका रात का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है। ठीक है, आपका जो रात का टेम्परेचर होता है ना, रात का टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से जो आपका मॉइस्चर है ना, यानी कि जो नमी है, चट्टानों की रॉक्स में, जॉइंट्स में, दरारों में क्या है, जम जाता है। उसकी वजह से क्या होता है फिर ये, ठीक है, हिंदी में भी देख लो, जूजेन शैल, मडस्टोन आदि के नरम रॉक पेडेस्टल पर खड़े एक ढके हुए शाही के बर्तन के समान होता है। शाही का बर्तन देखा आपको, आप पहले हम उन्हें दवात कहते थे, ऊपर एक ऐसा ढक्कन सा होता है और नीचे ऐसा। ठीक है, यानी इसका बेस चौड़ा होता है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो कम चौड़ा होता है। ठीक है, इनके शीर्ष की तुलना में, यानी कि टॉप की तुलना में जो आधार है वो ज्यादा चौड़ा होता है, और इसका निर्माण उन रेगिस्तानी इलाकों में होता है जहाँ रात के समय जो तापमान है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से चट्टानों की जड़ों में और दरारों में नमी जम जाती है। ठीक है, ऐसे बनता है आपका जूजन। ये देखो ये आपके क्या दे रखे हैं, जूजन ही दे रखे हैं। ये आपके हॉरिजॉन्टल बेड हैं, ये ऐसे कैसे बने हुए हैं, लेकिन जो आपका ये बीच में सॉफ्ट रॉक है उसका इरोजन हो गया है और आपकी हार्ड रॉक बच रही है। ये दिख रहा है ना आपको, ये आपको जो लाइट ऑरेंज से दिख रहा है ये हार्ड रॉक है, और जो बीच में ये गैप दिख रहा है ये आपका सॉफ्ट रॉक थी जिसका इरोजन हो गया है। ओके, अब है आपके यारडांग। अब यारडांग कब बनते हैं, जब आपकी रॉक्स ऐसे वर्टिकली हों। ठीक है, ऐसे वर्टिकल हार्ड और सॉफ्ट रॉक होती हैं, तो आपकी हार्ड रॉक ऐसे बनी रहती है, सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो जाता है, तो इससे बनते हैं आपके यारडांग। ठीक है, हिंदी में देख लो यारडांग। आपके जो यारडांग होते हैं ना, नरम चट्टानों के रेगिस्तानी फर्शों में काटी गई लंबी खांचे या गलियारे या मार्ग होती है। लंबी खांचे क्या होती है, ऐसे लंबी खांच इनको बोला जाता है। लंबी दीवार जैसी जो बन जाती है ना, गुड इवनिंग अजय,
उसको बोला जाता है आपका यारडांग। और ये खड़ी दीवार वाली ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे बनी होती है। और बीच में क्या होता है आपका ये सॉफ्ट रॉक, इसका इरोजन हो जाता है, हार्ड रॉक आपका ऐसे के ऐसे बचा रह जाता है। याद रखना आपके जो जूजन है, जूजन बनेंगे जब आपकी रॉक्स कैसे होगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक। और यारडांग बनेगा जब आपकी हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक वर्टिकली होंगी, एक हार्ड रॉक, एक सॉफ्ट रॉक, एक हार्ड रॉक, एक सॉफ्ट रॉक। हार्ड रॉक का इरोजन हो जाएगा, सॉफ्ट रॉक ऐसे कैसे बची रहेगी, ठीक है। अब क्या बोला जाता है कि इनका जो आकार है 1 मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक होता है आपके यारडांग का। और आमतौर पर ये जो आमतौर पर गलियारे के फर्श से 8 मीटर ऊंचे होते हैं। यारडांग की ऊंचाई 8 मीटर ऊंची होती है, लेकिन जो ईरान का लुट रेगिस्तान है उसमें 60 मीटर ऊंचाई तक ये यारडांग पहुंच जाते हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है, जहां आपकी कठोर और नरम चट्टाने ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज तल पर, ऐसे जब वर्टिकली होती है ना, याद रखना आपकी वर्टिकली जब चट्टाने होती हैं तब आप वर्टिकली देखो, ये क्षैतिज तल के सहारे, यानी कि ये तो आपका क्षैतिज तल है, ये आपका तल है, और इसके सहारे ये रॉक्स ऐसे जब झुकी हुई होती हैं वर्टिकली, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, तो उसकी वजह से आपके बनते हैं यारडांग। ओके, ये देखो, ये रे आपके यारडांग, ये आपकी जो बीच में सॉफ्ट रॉक थी उसका इरोजन, हार्ड रॉक ऐसे के ऐसे बची रही, ठीक है। ऐसे ही होता है, आपकी सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो जाता है और आपकी हार्ड रॉक ऐसे की ऐसे खड़ी रह जाती है, और इसको बोला जाता है आपका यारडांग। यारडांग वर्टिकल और जूजन आपके हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है ड्राई केंटर। पहले मुझे बताओ, आपको यारडांग, जूजन, क्लियर और डेमोसाइल, ये तीन बताया है। तीन आपके इरोजनल, आपके क्या है, इरोजनल फीचर्स हैं, इरोजनल लैंड फॉर्म्स है बाय विंड। आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। और आपका ये जो यारडांग है ना, ये यारडांग को देखो, कोक्स कोम्ब किसके द्वारा बोला गया यारडांग को, ए होम्स, यानी कि आर्थर होम्स ने यारडांग को कोक्स कोम्ब कहा है। और देखो ये यारडांग क्यों बनते हैं, एक ही डायरेक्शन में जब विंड लगातार चलती है ना, तो उसकी वजह से आपके यारडांग बनते हैं। उसके बाद आपके हैं अब ड्राई केंटर। अब आपका ड्राई केंटर क्या होता है, ये देख, ड्राई केंटर होते हैं आपके जो ये पत्थर से होते हैं ना, बोल्डर, या जिनको कोबल, यानी कि आपके बजरी होती है, रोड़ी होती है, पेबल होती है, ठीक है, उनका साइज है। जब इन बजरी का, रोड़ी का इरोजन 8 साइड से होता है, 8 तरीके से होता है, उसको बोला जाता है आपका वेंटीफेक्ट्स। वेंटीफेक्ट्स क्या होता है, आपकी ये जो बजरी होती है ना, बजरी का ऐसी बजरी जिसका 8 तरफ से, यानी कि क्या होता है इसका, 8 तरफ से इसका ओरिजिन होता है, 8 भाग होते हैं इस बजरी के, इसको बोला जाता है आपका वेंटीफेक्ट्स। वेंटीफेक्ट के 8 फेस होते हैं, 8 मुंह होते हैं, ठीक है। वही आपका ड्राई केंटर क्या होता है, ड्राई केंटर वो रॉक का टुकड़ा होता है जिसका 3 तरफ से क्या होता है, 3 तरफ से इरोजन होता है, वो होता है आपका ड्राई केंटर। और आपका ज्वी केंटर क्या होता है, ज्वी केंटर होता है जिसका इरोजन 3 तरफ से होता है, जिसका इरोजन 2 तरफ से होता है, ठीक है, जिसके सिर्फ 2 फेसेस होते हैं,
वो होता है आपका ज़्वीकेंटर। देखो जिसके 8 फेस होते हैं, 8 तरफ से इरोजन होता है, उसको बोला जाता है वेंटिफेक्ट। जिसके आपके 3 फेस होते हैं, 3 तरफ से इरोजन होता है, उसको बोला जाता है ड्राइकेंटर। और ज़्वीकेंटर वो पत्थर या वो रोड़ा जो जिसका 2 तरफ से क्या होता है, इरोजन होता है। आपने कभी वो पत्थर देखे हैं जो नदी के साथ, आप कभी पहाड़ी एरिया में जाओगे तो वहां पे गोल गोल पत्थर से देखने को मिलते हैं, उनकी अलग अलग शेप होती है, ठीक है। तो उनमें कभी उठा के देखना, जब हम पत्थर को उठाते हैं तो कोई तो बिल्कुल गोल मिलता है, कोई ऐसा होता है जिसके ऐसे कोई तो ऐसे देखो बिल्कुल गोल मिलता है, कोई ऐसा होता है जिसके ऐसे 3 फेस से निकले होते हैं, ठीक है, 1 2 3। तो इस तरीके से जो ये 3 फेस वाला होता है उसको बोला जाता है ड्राइकेंटर। और जिसके ऐसे सिर्फ 2 ही फेस होते हैं उसको बोला जाता है ज्वीकेंटर। और जिसके 8 फेस होते हैं उसको बोला जाता है वेंटिफेक्ट्स, ठीक है। एक वेंटिफेक्ट के 8 पार्ट होते हैं, ड्राइकेंटर के सिर्फ 3 पार्ट होते हैं, और ज्वीकेंटर के आपके 2 पार्ट होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है आपका स्टोन लेटिक्स। स्टोन लेटिक्स को बोलते हैं पाषाण जालक। अब ये क्या होता है, ये देखो आपका जो रेगिस्तान में ऐसी ये रॉक होती है। अब ये रॉक कैसी होती है, आपकी कहीं पे हार्ड रॉक होंगी, कहीं पे सॉफ्ट रॉक होंगी, कहीं पे हार्ड रॉक, कहीं पे सॉफ्ट रॉक, कहीं पे हार्ड रॉक, कहीं पे क्या होती है, सॉफ्ट रॉक होती है, ठीक है। अब आपको पता है विंड तो चल रही है, हवा तो चल रही है, तो हवा क्या करेगी, जो सॉफ्ट रॉक है उसमें ऐसे छोटे छोटे, देखो ये होल से कर देगी, ऐसे छोटे छोटे क्या कर देगी, होल बन कर देगी, ये देखो ऐसे बन जाएगा, ऐसे जहां ये छोटे छोटे होल हो रहे हैं ना, ये होल हो जाते हैं, इसको बोला जाता है आपका स्टोन लैटिक्स या पाषाण जालक, ठीक है। एक जाल बन जाता है, एक जाली बन जाती है पत्थरों की वजह से, उसको बोला जाता है आपका स्टोन लेटिक्स। और ये जाली कैसे बनती है, जब आपकी सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो जाता है तो उसकी वजह से ये जाली बन जाती है, और इसको बोला जाता है आपका स्टोल स्टोन लेटिक्स, ठीक है। जाली नुमा शेप बन जाती है। आ गया समझ में क्यों बनती है जाली नुमा शेप, क्योंकि ये जो चट्टान है ना, इसमें कहीं पे हार्ड रॉक है, कहीं पे सॉफ्ट रॉक है, जहां पे होल नहीं होते हैं, जहां पे छेद नहीं होते हैं, वहां आपकी हार्ड रॉक होती है, उनका इरोजन नहीं हो पाता। और जहां पे आपकी सॉफ्ट रॉक होती है वहां पे क्या, उनका इरोजन हो जाता है और वहां पे होल से बन जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ड्राई कैंटर में दिखा रही थी ना, ये देखो ये रहा आपका ड्राई कैंटर जिसके 3 फेस है, 1 2 3। और ऐसे आपको वेंटिफेक्ट्स के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये होते हैं आपके ये पत्थर। ऐप रिस्पोंड नहीं कर रहा, बहुत नहीं यशवंत, ज्यादा मिस नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, क्लास लाइव डल जाएगी ना तब देख लेना। अगर आपका ऐप रिस्पोंड नहीं करता ना, तब क्या किया करो, एक बार फोन को बंद करके दोबारा से ऑन कर लिया करो, या ऐप को बंद करके दोबारा से ऑन कर लिया करो, ठीक है, ताकि आपका जो है क्लास मिस ना हो। अब हम पढ़ रहे हैं स्टोन लेटिक्स। स्टोन यानी कि पाषाण जाल, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टोन लेटिक्स क्या होता है, जब आपकी जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उसमें ऐसे आपकी रॉक्स होती हैं, और ये रॉक का कैसा नेचर होता है, इस रॉक्स के अंदर भी आपकी विभिन्नता मिलती है, डिफरेंस मिलता है, कहीं पे आपकी हार्ड रॉक, कहीं पे आपकी सॉफ्ट रॉक, कहीं पे हार्ड रॉक, कहीं पे सॉफ्ट रॉक, ठीक है। तो आपकी जो हार्ड रॉक है, आपको पता है अब विंड तो चल रही है, तो विंड क्या करेगी, इन हार्ड रॉक का तो इरोजन नहीं कर पाएगी, लेकिन सॉफ्ट रॉक का इरोजन कर देगी। तो जहां पे आपकी सॉफ्ट रॉक होगी वहां पे देखो ऐसे होल से बन जाएगी, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये होल से, इसका मतलब यहाँ पे कैसी आपकी
हार्ड रॉक है, ऐसे एक जाली सी बन जाएगी, इसको बोला जाता है आपका स्टोन लेटिक्स। जो ये आपको जाली सी दिख रही है ना, ये लाइन सी दिख रही है, ये आपकी हार्ड रॉक है, और जो ये आपके होल दिख रहे हैं ये आपकी सॉफ्ट रॉक है। तो इसको बोला जाता है आपका स्टोन लेटिक्स या पाषाण जालक। अब स्टोन लेटिक्स के बाद बनते हैं विंडोज होल्स। ठीक है, स्टोन लेटिक्स के बाद क्या बनते हैं, खिड़कियां, यानी कि आपके विंड होल्स बनते हैं हवा के द्वारा। विंड होल्स यानी कि प्राकृतिक पुल और प्राकृतिक खिड़कियां पहले बनेंगे। अब देखो क्या था, ये है ना ये रोक, इसमें कहीं कहीं पे ऐसे जालीनुमा आपके ऐसे बन गई थी ना आकृति, ये जालीनुमा आकृति बन गई। अब कैसा होगा कि अब जो आपका इरोजन है ना वो ज्यादा होगा और ये जाली सी भी क्या है टूट जाएंगी, ऐसे जो आपका इतने बड़े बड़े होल हो जाएंगे। ठीक है, जिससे आपका आर पार दिखने लग जाएगा और इसको बोला जाता है आपका नेचुरल विंडो या प्राकृतिक खिड़कियां। ठीक है, फिर अब क्या होगा, अब ये आपका जब प्राकृतिक खिड़की में भी इस विंडो में भी ओरिजन ज्यादा हो जाएगा, इसका इरोजन ज्यादा हो जाएगा, तो आपका एक ऐसे पुल सा बन जाएगा, इसको बोला जाता है आपका पवन पुल। आपकी शक्तिशाली हवा द्वारा पत्थर की जो जाली है उसका लगातार घर्षण होगा, जिसके कारण ये जो छेद हैं धीरे धीरे चौड़े होते जाएंगे और अंततः चट्टानों के विपरीत दिशा में पहुंच जाते हैं। और आपकी चट्टानों के आर पार क्या होता है, घर्षण हो जाता है, जिसकी वजह से आर पार का दिखने लग जाता है उस, और आपकी पवन खिड़कियों का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि फिर ये जो छिद्र है इनका भी घर्षण ज्यादा होने लग जाता है, इरोजन ज्यादा होने लग जाता है, और ये भी और चौड़े और बड़े हो जाते हैं, जिन्हें विंडो ब्रिज बोला जाता है। आपका ये जो ऑर्डर है याद रखना, सबसे पहले आपका स्टोन लेटिक्स यानी कि पाषाण जालक, स्टोन लेटिक के बाद आपका बनेगा विंड ब्रिज, विंड होल यानी कि नेट विंड ब्रिज, आपका क्या बनेगा, विंडो बनेगी। विंडो के बाद आपका नेचुरल पुल बनेगा। ये देखो, ये आपका नेचुरल पुल है, आर पार का जब दिखने लग जाएगा आपका ये, अगर आपकी विंडो होती तो विंडो में कैसे देखते, यहाँ पे भी आपकी रोक होती है, यहाँ पे ऐसे फील्ड होती। ठीक है, लेकिन विंडो ब्रिज में क्या हुआ, इसका इरोजन ज्यादा हो गया और ये भी हट गया, तो इसको बोला जाता है आपका पुल। ठीक है, यहां तक आया समझ में आपको। अब आपके जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स है वो कंप्लीट हो गए हैं, आपके जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका सबसे पहले जो लैंडफॉर्म है इरोजनल में, वे सारे लैंडफॉर्म आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहला हमने लैंडफॉर्म पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था आपका डिफ्लेशन बेसिन यानी कि अपवाहन गर्त। उसके बाद हमने मशरूम रॉक पढ़ी, इंसेलबर्ग पढ़ा, डेमोसाइल, जूजन, यार्डांग, ड्राइकेंटर, ज्वीकेंटर, वेंटीफेक्ट, आपका स्टोन लेटिक्स, विंड ब्रिज, विंड होल। अब आपको देखना है कि आपकी जो विंड है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे करती है। तो जैसे हमने रिवर में पढ़े थे ना, ऐसे ही आपका हवा भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। आपका देखो ये ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से प्रोसेस है, सस्पेंशन, साल्टेशन, ट्रैक्शन। ठीक है, आपका इसमें आप सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, जब आपके ये जो कण है मिट्टी के वो हवा के साथ लटक लटक कर चलते हैं, उसको बोला जाता है आपका सस्पेंशन। साल्टेशन क्या होता है, साल्टेशन जब आपके जो ये रॉक है, रॉक के टुकड़े का जो आकार है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो ये कैसे करके चलते हैं, ये हवा के साथ लुढ़क लुढ़क कर या घिसट घिसट कर चलते हैं। ठीक है, यानी कि उछल उछल कर,
और ट्रैक्शन का मतलब कैसे है, रगड़ खा खा कर अब्रेशन करते हुए चलते हैं। ठीक है। आपका सस्पेंशन का मतलब है हवा में उड़कर चलते हैं, और आपका साल्टेशन में उछल कूद कर कर चलते हैं, और ट्रैक्शन में है आपके आपके जब पार्टिकल का साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है तो आपके जो पार्टिकल्स है वो जमीन से घिसट घिसट कर हवा उनको आगे लेके जाती है। ठीक है। आप देखो, सस्पेंशन में जो मटेरियल है उसका साइज कितना होगा, 0.2 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। इसकी वजह, इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसकी वजह से यह हवा के साथ अपवर्ड मूवमेंट करते हैं और हवा के साथ बहकर चलते हैं, उसके साथ लटक कर चलते हैं। जैसे आपने धुआं स्मोक देखी है ना, उसके पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद पार्टिकल जिनका साइज 0.2 मिलीमीटर से बड़ा होता है वो कैसे चलता है, आपका साल्टेशन के थ्रू, यानी कि बाउंस, उछल कूद कर कर, इसको बोलते हैं साल्टेशन। ठीक है। और लास्ट में बच गया आपका, लास्ट में है आपका ट्रैक्शन। ट्रैक्शन कैसे होगा, जब आपके साइज का, जो आपके पार्टिकल्स है उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वो ग्राउंड को टच करके क्रीप, क्रीप का मतलब होता है रेंग रेंग कर, यानी कि ये बहुत बड़े पत्थर है तो हवा, अब हवा की स्पीड ज्यादा होती है तो ये हवा कैसे करती है, इनको अपने साथ उड़ा कर तो नहीं ले जाती, तो इनको धीरे धीरे आगे उठा कर ले जाती है, खिसट खिसट कर ये चलते हैं। ठीक है। अब आपका एक आता है यहाँ पे सैंड ड्रिफ्ट क्या होता है। ठीक है। सैंड ड्रिफ्ट क्या होता है, सैंड ड्रिफ्ट होता है आपकी जो मिट्टी है, मिट्टी का इकट्ठा हो जाना दोनों साइड ऑब्स्ट्रक्शन के। मान लो क्या है, ये आपका बीच में कोई पेड़ है। ठीक है। बीच में आपका पेड़ है और इससे क्या होता है, आपका पेड़ नहीं लगाते हैं, ये आपका मान लो ये माउंटेन है ऐसे। ठीक है। और हवा ऐसे चल रही है तो आपका इस ऑब्स्ट्रक्शन के इधर भी मिट्टी जम जाएगी और इधर भी। क्यों, क्योंकि ये माउंटेन हवा की स्पीड को कम कर देंगे, और हवा की स्पीड जैसे ही कम होगी उसमें मिट्टी के पार्टिकल्स वो अपने साथ लेके आती है, तो वो कहाँ पे जमा हो जाएंगे, वो जमा हो जाएंगे इन दोनों के बीच में, यानी कि आपके ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि आपके ये जो बैरियर होता है, अवरोधों के दोनों ओर एकत्रित रेत के टीलों की को रेत की छाया कहा जाता है, यानी कि सैंड ड्रिफ्ट कहा जाता है। यानी कि ये जो बाधाएं होती है इनके बीच में जब आपका रेत इकट्ठा हो जाता है उसको सैंड ड्रिफ्ट बोला जाता है या रेत बहाव बोला जाता है। ठीक है। आ गया समझ में बेटे आपको सैंड ड्रिफ्ट क्या होता है। अब उसके बाद हमें पढ़ने हैं डिपोजिशनल फीचर्स या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। सबसे पहले बनते हैं आपके रिपल्स, रिपल मार्क्स या जिनको उर्मिकाएं बोलते हैं। ऐसे आपने कभी पानी में पत्थर मार के देखा है, पानी में जब आप पत्थर मारते हो ना तो छोटी छोटी जो लहरें सी है ना वे उत्पन्न हो जाती हैं, उसको बोला जाता है आपका रिपल। ठीक है। और ये जो रिपल मार्क है, ये रिपल मार्क कैसे बनते हैं, जब आपकी मिट्टी का डिपोजिशन बहुत छोटे से लेवल पर होता है, यानी कि कैसे, ये देखो ये आपका हवा जा रही है और आपका रास्ते में कोई छोटा सा बैरियर आता है, तो उस बैरियर की वजह से आपकी जो रेत है ना ऐसे यहाँ पे इस बैरियर के यहीं पे इकट्ठी होने लग जाती है और इसको बोला जाता है आपका रिपल। ठीक है। अब ये जो रिपल है ना आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका ट्रांसवर्स रिपल्स और एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल रिपल्स। ये दोनों बेटे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसवर्स रिपल्स और लॉन्गिट्यूडनल रिपल्स। आपका ट्रांसवर्स रिपल्स को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, और आपका जो लॉन्गिट्यूडनल रिपल्स है उनको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है।
अब आपका सबसे पहले पढ़ते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स यानी कि बालू के टिब्बे या रेत का टीला। आपने राजस्थान में डेजर्ट सबने देखा, और डेजर्ट में देखा होगा ना आपके कैसे कितने बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं। वो रेत के टीले कैसे बनते हैं, जब आपकी विंड बहुत ज्यादा स्पीड में होती है। ठीक है, ये देखो विंड आपका एक ही डायरेक्शन में बहुत ज्यादा स्पीड में होती है, और रास्ते में एकदम से कोई बैरियर आ जाता है, कोई पेड़ आ जाए, कोई पत्थर आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये यहीं पे आपका रेत इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई पेड़ आ गया, पेड़ आने की वजह से ये रेत यहीं पे इकट्ठा हो गया। ठीक है, फिर आपकी विंड लगातार यहाँ पे जो है डिपोजिशन करती रहती है। अब क्या होता है, ये देखो जब विंड लगातार ऐसे डिपोजिशन करती रहेगी ना, थोड़ा सा रेत जमा हुआ, फिर थोड़ा सा, तो आपका ये रेत आगे ऐसे जाता रहता है, ऐसे आगे जाता रहता है। ठीक है, ऐसे, तो उसकी वजह से आपके ये टीले क्या है, सरकते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, परिवहन करते रहते हैं। परिवहन कौन कराता है इस रेत को, आपकी हवा उसे परिवहन कराती है। ठीक है, रेत के ढेर या टीले को आमतौर पर रेत के टीले या केवल टीले कहा जाता है। इनका निर्माण उन सभी क्षेत्रों में होता है जहां पर रेत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है और हवा उन्हें परिवहन कर उपयुक्त क्षेत्रों में क्या करती है, जमा करती है। इस प्रकार आपके जो टीले वो तटीय क्षेत्रों या नदी के किनारे, झील के किनारे आदि भी बनते हैं। ओके, ये तो होते हैं आपके टीले। अब ये जो टीले बनते हैं, ये देखो, ये आपको मैंने रिपल्स बताई थी ना, ये देखो ऐसी होती है आपकी रिपल्स, उर्मिकाएं। ठीक है, अब आपका क्या है, टीले क्या होते हैं, ये जो आपके सैंड ड्यून्स है ये कैसे बनते हैं, रेत के टीले। ये तो मैंने बता दिया कि हाँ, सैंड ड्यून्स को रेत के टीले या बालू के टिब्बे बोला जाता है। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो फॉर्मेशन होता है, आपका जो रेत ना वो इकट्ठा होने लगता है। इकट्ठा क्यों होता है, कोई जब अवरोध आ जाता है, कोई बैरियर आ जाता है ना, तो उसकी वजह से कोई ट्री आ जाएगा, कोई झाड़ी होगी, कोई ग्रास हो सकती है, रॉक हो सकती है, कोई हिल हो सकती है। उसकी वजह से ये विंड अपने साथ जो मिट्टी लेके आ रही थी वो फिर इस मिट्टी को यहीं पे क्या कर देती है, डिपोजिट करती रहती है। ठीक है, ऐसे डिपॉजिट करती रहती है। और अब इसके डिपॉजिट करती रहती है ना ऐसे लगातार, विंड तो ऐसा नहीं है रुक रही है, तो आपका ये रेत ये लगातार ऐसे डिपॉजिट होती रहती है। जहाँ जो आपका विंडवर्ड साइड होता है, विंडवर्ड स्लोप होता है, वो होता है जेंटल, यानी कि इसका ढाल कम होता है। लेकिन जो लीवर्ड साइड होता है उसका स्लोप ऐसे स्टीप होता है, जिसकी वजह से आपकी ये रेत कैसे मूवमेंट करती है, आगे जाके फिर ऐसे एक बालू की शेप, टिब्बे की शेप फिर से ले लेती है ऐसे। और इस प्रकार आपके ये जो टिब्बे हैं वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका माइग्रेशन ऑफ ड्यून्स, यही लिखा हुआ है। और जो आपके ये जो बालू के टिब्बे झाड़ियों की वजह से बनते हैं, यानी कि झाड़ियां बीच में मिट्टी को रोक देती है, तो उनको बोला जाता है आपका नेबखाज। ठीक है, और जो आपके टिब्बे जो लेक है, ली का मतलब है लेक, पानी के सहारे बनती है, डिप्रेशन यानी कि कोई गर्त है, अभी पता पढ़ा था ना आपने, अपवान गर्त, उस अपवान गर्त के वहां बनती है तो उसको बोला जाता है ल्यूनेट्स। ठीक है, और ये याद रखना कि सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आपके जो ड्यून्स है, यानी कि ये सैंड ड्यून्स है, बालू के टिब्बे, वो नहीं बनते हैं, बल्कि डेजर्ट सरफेस पर जहां पे आपकी विंड एक सिंगल, एक यानी कि एक ही डायरेक्शन में लगातार जब बहती है तो उसकी वजह से भी आपके बालू के टिब्बे बनते हैं। ठीक है, आपके ये विंड है, विंड की राइट डायरेक्शन पर ऐसे जो है रेत इकट्ठा हो जाता है और इसकी वजह से आपके बालू के टिब्बे बनते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लो कि अधिकांश टीलों को अपने निर्माण के लिए किसी बाधा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और ये भी बताया मैंने कि झाड़ियों की बाधाओं के कारण बने टीलों को नेबखाज कहते हैं, जबकि रेगिस्तानी अवसादों की भूमि में विकसित टीलों को लूनेट्स कहा जाता है। ओके,
अब उसके बाद ये माइग्रेशन ऑफ ड्यून्स मैंने आपको समझाया, सबको बेटे समझ में आया? आपके जो रेत के टिब्बे वो कैसे आगे सरकते रहते हैं, ठीक है, कैसे? एक जो स्लोप होता है वो तो जेंटल होता है, लेकिन जो इसके पीछे वाला स्लोप होता है वो स्टीप होता है, यानी कि उसका ढाल ज्यादा होता है। तो आपने भी देखा है, जिस भाग का या जिस चीज का स्लोप ज्यादा होता है वहां पे कोई भी चीज रुकती नहीं है। तो यहाँ पे तो आपका डिपोजिशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आपका जो रेत है वो आगे फिर ऐसे जाएगा, फिर दोबारा से विंड आई, उसने फिर ऐसे से हुआ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपका जो है एक अगला जो बालू का टिब्बा है वो बन जाता है। इस प्रकार आपका जो ड्यून्स है उनका क्या होता है, माइग्रेशन होता है। आगे समझ में बेटे माइग्रेशन ऑफ ड्यून्स कैसे होता है? आपके जो बालू के टिब्बे हैं ना उनका माइग्रेशन इस प्रकार होता है, और इनका जो माइग्रेशन का रेट यानी कि किस दर से ये प्रवास करते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो 30 से 40 मीटर पर एनम यानी कि पर साल 30 से 40 मीटर ये माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, ठीक है। जो आपका थार डेजर्ट है, अभी आपने सुना होगा ना कि आपका जो ये डेजर्ट है इंडिया में, रेगिस्तान, वो बढ़ रहा है, वो फैल रहा है। कुछ पार्ट उसने हरियाणा का कवर किया है, यूपी में भी, यूपी का जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें भी आपका जो रेगिस्तान है वो फैल रहा है। वो किसकी वजह से फैल रहा है? क्योंकि आपके ये जो ड्यून्स है ये माइग्रेट कर रहे हैं, जो रेत है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं? हम इसको ऐसे रोक सकते हैं, जो आपका ये जहां पे हमें लग रहा है कि ये हमारी एरिड भूमि है, ये इसकी लास्ट लिमिट है, तो हमें वहां पे क्या लगा देनी चाहिए? हमें वहां पे लगा देने चाहिए पेड़, और उन पेड़ की वजह से इनकी शिफ्टिंग आगे नहीं होगी, और ये यहीं पे क्या हो जाएंगे, यहीं पे रेता इकट्ठा हो जाएगा, है ना। ठीक है, टीलों का प्रवास कैसे होता है? आपका सामने वाला लीवर्ड स्लोप और पीछे वाला आपका कैसा स्लोप होता है? स्टीप स्लोप होता है, और इस लगातार आगे की ओर आपका रेत बढ़ता रहता है, और उसकी वजह से आपका जो टीले हैं मरुस्थल में वे बनते हैं, और उनका स्थानांतरण भी होता रहता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, और ये हर साल 30 से 40 मीटर की दर से प्रवास करते हैं। ओके बेटे, ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब आपको मैंने दो रिपर्स के दो टाइप बताए थे, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स या आपका ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स को आप हिंदी में अनुदैर्ध्य रेत के टीले, या इसको आप सीफ भी बोलते हो, याद रखना इसका ये नाम, इसको हम क्या बोलते हैं? सीफ। एग्जाम में ये पूछा गया है। आपका जो अनुदैर्ध्य रेत के टीले हैं उनको हम सीफ भी बोलते हैं, और ये कैसे बनते हैं? जिस तरफ आपकी हवा की डायरेक्शन होती है ना, तो हवा की डायरेक्शन में ही, जो हवा की डायरेक्शन में ही बनते हैं उसको बोला जाता है आपका अनुदैर्ध्य रेत के टीले, यानी कि हवा की दिशा के समांतर बनने वाले टीलों को अनुदैर्ध्य टीले कहा जाता है। इन टीलों का हवा की ओर ढलान हल्का, यानी कि इधर से हवा आ रही है, तो ये जो आपके सामने वाला जो भाग होगा वो तो, ये वाला जो स्लोप होगा ये तो हल्का होगा, लेकिन पीछे वाला कैसे होगा? स्टीप होगा, ठीक है। जबकि हवा की ओर ढलान तीव्र है, हवा से पीछे की ओर जो ढलान है तीव्र है। और जो आपके अनुदैर्ध्य टीले हैं वो आमतौर पर जो आपका पवन है, व्यापार पवन रेगिस्तान के मध्य में, यानी कि आपके रेगिस्तान के मिड में बनते हैं। और आपका जैसे देखो, एक रेत का टीला ये और एक रेत का टीला ये, अब ये जो दो रेत के टीले और इनके बीच में जो खाली स्पेस है इसको क्या बोला जाता है? इसको गारा बोला जाता है, ठीक है। वो आगे है, वो आगे दिखाऊंगी। और इस तरीके के जो लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स है ये ट्रेड विंड की वजह से बनते हैं। आपके ऑस्ट्रेलिया में, लीबिया में, सहारा, इन सब डेजर्ट में आपके ये लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स मिलते हैं, ठीक है। देखो, इस लॉन्गिट्यूडनल जो सैंड है वो हमारे क्या होते हैं? पैरेलल, समांतर होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है।
इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें रेग या हमादा के नाम से जाना जाता है। और इनको सैंड फ्री कॉरिडोर भी बोला जाता है। ये देखो, इनको रेग और हमादा के नाम से जाना जाता है। गासी इनको सहारा में बोला जाता है। गासी इनको सहारा में, इनका नाम याद रखना। गारा किसको बोला जाता है? दो सैंड ड्यून के बीच में जो एक खाली स्पेस होता है, इसको गारा बोला जाता है। और इस तरह के जो कॉरिडोर होते हैं, यानी कि इस तरह के जो रास्ते होते हैं, वो जो आपके कारवांस है ना, कारवांस, कारवां जैसे आप ये ऊंट की सवारी नहीं करने जाते, तो उनके लिए पथ का यानी कि रास्ते का काम करते हैं इस तरह के ये जो कॉरिडोर होते हैं। ओके। अब आपके सेकंड है ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। आपके ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स कौन से होते हैं? जो आपकी हवा की दिशा के राइट एंगल पर बनते हैं, उन्हें बोला जाता है आपके ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। क्या बोला जाता है उन्हें? ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। हवा की दिशा के राइट एंगल पर बनने वाले बालू के टिब्बे या रेत के टीलों को ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स बोला जाता है। ठीक है। इनका जो कैसे, ये वेवी लाइक फीचर, ऐसे वेवी लाइक फीचर होते हैं। और ये कहाँ पे, जो आपकी विंड है, विंड के राइट एंगल पर बनते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके ट्रांसवर्स ड्यून्स। हिंदी में ट्रांसवर्स ड्यून्स को बोला जाता है अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ रेत के टीले, और ये पवनों की दिशा के राइट एंगल पर बनते हैं। ठीक है। अब इन ट्रांसवर्स ड्यून में सबसे पहला है आपका बारखंड ड्यून। ये बारखंड ड्यून कैसे होते हैं? ये देखो, जैसे आपके भैंस का ये खुर होता है ना, ये सींग होता है, क्रीसेंट शेप में होते हैं ये देखो क्रीसेंट शेप में होते हैं। और इसके कैसे होते हैं? दो हॉर्न होते हैं, एक ये और एक ये, और इसको बोला जाता है आपका बारखन। और आपका बारखन किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसवर्स ड्यून का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब ये क्या कहते हैं? ये देखो, यहां पर क्या बोला गया है ना, डायग्राम से समझते हैं पहले। ये होता है आपका बारखन। और बारखन आपका अनुप्रस्थ जो बालू के टिब्बे होते हैं उसका एक टाइप है। जिस तरफ से विंड आ रही है, ये है विंड की डायरेक्शन, तो वहां पे आपका जो स्लोप होता है वो होता है जेंटल। और ये हॉर्न हमेशा कहाँ पे बनेंगे? जहां पे आपकी हवा नीचे की तरफ उतरेगी। ठीक है, ये याद रखना। डाउन विंड, ये हॉर्न, ये जो सींग है, ये हमेशा किसको शो कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डाउनवर्ड विंड को, यानी कि विंड जब इस सामने वाले स्लोप से नीचे जब उतरती है, तो उसकी वजह से ये दो हॉर्न बनते हैं। अर्धचंद्र के आकार की ये जो शेप है, इसको बोला जाता है आपका बारखन। और बारखन आपका जो ट्रांसवर्स, आपके जो आपका जो ट्रांसवर्स जो बालू का टिब्बा है, उसका एक टाइप है। ठीक है। ये देखो, द हॉर्न ऑलवेज प्रोजेक्ट डाउनविंड। और जो ट्रांसवर्स ड्यून है, वो बारखन में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ये जो आपका तुर्किश वर्ड है बारखन, जिसका मतलब होता है सैंड हिल, यानी कि तुर्की शब्द बारखन का अर्थ रेत का टीला, तो वही सेम है। ठीक है। आगे आपको बारखन समझ में। उसके बाद है आपके पैराबोलिक ड्यून।
तो ये जो पैराबोलिक ड्यून है ना, ये भी किसका टाइप है, आपका जो ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स है ना उसका ही टाइप है। और इनकी शेप कैसी होती है, ऐसी यू शेप इनकी शेप होती है, और ये भी ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। और यानी कि यहाँ से आपकी विंड है और यहाँ पे नीचे की तरफ उतर रही है, और ये जो आपके ड्यून्स है ये ज्यादा लंबे हैं और बहुत ज्यादा भीड़े हैं बारखन से, लेकिन ये हमेशा एक ब्लो आउट से, वो डायग्राम एक बार दोबारा से समझाऊं, ये वाला डायग्राम यशवंत दोबारा से समझाने को बोल रहे हो, बारखन वाला। बारखन क्या होता है, ये देखो आपका, ये इधर से विंड की क्या है, विंड इधर से विंड आ रही है, जब इधर से विंड आएगी तो आपका क्या होगा, ये ऐसी शेप बन जाती है, यानी कि पहले यहाँ कैसी है, आपके जो विंड है ना, विंड के राइट एंगल पर बनते हैं ये तो आपको पता है, ट्रांसवर्जन विंड के राइट एंगल पर बनते हैं। तो यहाँ से विंड क्या करती है, ऐसे ऊपर उतरती है और फिर ऐसे जब नीचे उतरती है तो आपके ये हॉर्न जैसे क्या बनते हैं, सींग निकल जाते हैं, और इसको बोला जाता है आपका बारखन। जहां से विंड ऊपर चढ़ेगी ना, जहां से विंड ऊपर चढ़ेगी उसका स्लोप होगा आपका जेंटल, लेकिन जहां पे उतरेगी उसका ऐसे स्लोप हो जाएगा, सींग से निकल जाएगी, और उसको बोला जाता है आपका बारखन। ओके, उसके बाद आपके प्राबोलिक ड्यून है, ये ट्रांसवर्स ड्यून का एक टाइप है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपके कुछ और ड्यून्स भी हैं जिसके बस आपको नाम याद रखने हैं, जैसे आपका स्टार ड्यून। स्टार ड्यून कब बनता है, स्टार ड्यून ऐसे बनता है, ठीक है। और बस आपको इनके नाम याद रखने की, जो स्टार ड्यून है वो आपका, ये माइग्रेट, डू नॉट माइग्रेट लेटरली, ये वर्टिकली ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ माइग्रेट करते हैं, आपका वेस्ट टू ईस्ट माइग्रेट नहीं करते। रिवर्स ड्यून होते हैं, जो कैसे बनते हैं, जब आपकी विंड, व्हेन विंड ब्लोइंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, जब आपकी विंड, हमारी जो विंड अपोजिट डायरेक्शन में चलती है ना, तो उसकी वजह से ये रिवर्स ड्यून बन जाते हैं, ठीक है। मान लो आपकी पहले विंड ऐसे बह रही थी लेकिन बाद में ऐसे बहने लगी, तो इसकी वजह से आपका जो है ड्यून्स ऐसे बन जाते हैं, इनको बोला जाता है आपका रिवर्स ड्यून्स, ठीक है। और उसके बाद आपके एक वेल बैक ड्यून भी हैं, ये वेल बैक ड्यून, बस आपको इनके नाम याद रखने हैं, ये बेटा आपको एग्जाम में पूछा नहीं गया, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये ट्रांसवर्स ड्यून के ही टाइप है, इतना ही पूछा जाएगा। और आपका जो वेल बैक ड्यून है ना, वो कैसे बनता है, जब आपकी जो मोटी रेत होती है ना, मोटी रेत का जब एक्यूमिलेशन हो जाता है तो उसकी वजह से आपके वेल बैक ड्यून्स बनते हैं, और ये सबसे बड़ी लार्ज साइज के होते हैं, और इनका बहुत जब इन वेल बैक का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको ड्रास बोला जाता है। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल का टाइप है ये आपके वेल बैक, ओके। और इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके सहारा, नामीबिया डेजर्ट में मिलती है, ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट में भी मिलती है। अब आपका लास्ट में रह गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैदान है, जिसको बोला जाता है आपका लोएस का मैदान। हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में भी इसको लोएस ही बोला जाता है। लोएस कब बनता है, लोएस तब बनता है, देखो, जो आपकी डेजर्ट लोएस, बहुत छोटी छोटी जो सैंड होती है ना वो इकट्ठा हो जाती है एक जगह पे, एक जैसे आपकी एग्रीकल्चर, आपने कभी खेत में जाके मिट्टी देखी ना, वैसे उससे भी पतली पतली आपके जो रेत के कण है ना, वो ऐसे पूरे एरिया पे ऐसे क्या है, से पूरे एरिया पे बिछ जाता है, ठीक है। इस पूरे एरिया में क्या होता है, आपकी मिट्टी के छोटे छोटे जो पार्टिकल है ना वे जमा हो जाते हैं,
जैसे आपने कभी ब्राउन मिट्टी, बालू मिट्टी देखी है ना, वैसे। ठीक है। और अगर आपको डेजर्ट लोएस बोला जाए तो बहुत छोटी छोटी सैंड होती है। और अगर आपको ग्लेशिएटेड लोएस यानी कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है। आपका ये जो लोएस मैदान है ये आपकी विंड बनाती है, विंड का एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। लोएस सबसे महत्वपूर्ण पवन प्रवाहित निक्षेपों का यानी कि निक्षेपों का एक उदाहरण है। और लोएस शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि आपके महीन, दोमट, ढीली या असंगठित सामग्री जो आपका क्या हो जाती है, जो आपकी भूरे रंग की हो जाती है और क्या हो जाती है, एक एरिया में जाकर विंड उसको बिछा देती है। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका लोएस मैदान। ठीक है। अगर ये एक फीचरलेस प्लेन होता है, इसमें आपकी क्या होती है, आपको देखो मैंने डेजर्ट लोएस और ग्लेशिएट लोएस मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और ये आपका कैसा होता है, फीचरलेस प्लेन होता है, इस पे कोई भी आपकी पहाड़ी नहीं होती है। इसमें आपकी रिल्स और गलीज बन जाती हैं। रिल्स और गलीज क्या होती है, आपकी छोटी छोटी जो धाराएं होती है ना, जैसे छोटी छोटी जो नदियां होती है वो बन जाती है। और इसकी वजह से ये एक बेडलैंड टोपोग्राफी में भी कन्वर्ट हो सकता है। आपकी जो चाइना की येलो रिवर है ना, चाइना की येलो रिवर का जो ये देखो, ये होते हैं आपके लोएस के मैदान। इसमें छोटी छोटी पानी की धाराएं चलने लगती हैं। और जब इसमें छोटी छोटी पानी की धाराएं चलने लगती है तो उसकी वजह से एक बेडलैंड टोपोग्राफी में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ से चल पाना फिर मनुष्य का इसमें फिर अगर पानी भी आ जाता है ना, पानी तो उसकी वजह से मनुष्य इस भाग में नहीं चल पाता है। ठीक है। और बेडलैंड टोपोग्राफी यानी कि उबड़ खाबड़ टोपोग्राफी बन जाती है डेजर्ट यानी कि आपके रेत प्लस वाटर के कारण। ठीक है। ये होता है आपका लोएस मैदान। अब आपका ना एक चीज होती है आपकी फ्लूवियल डेजर्ट लैंडफॉर्म। फ्लूवियल डेजर्ट लैंडफॉर्म कौन से होते हैं, जो आपके पानी प्लस विंड दोनों के दोनों के एक साथ होने की वजह से, यानी कि दोनों के एक साथ काम करने की वजह से बनते हैं ये फ्लूवियल डेजर्ट लैंडफॉर्म। और इन्हें हम बेडलैंड टोपोग्राफी या उबड़ खाबड़ टोपोग्राफी भी कहते हैं। ये आपका एरिड यानी कि जहां पे आपका मरुस्थल वाला भाग और उसके साथ वाला आपका ऐसा भाग जहां पे थोड़ी बहुत बारिश होती है, इस वाले एरिया में बनते हैं। ये सीजनली डेवलप होते हैं और इनमें आपकी जो छोटी छोटी धाराएं हैं वो भी बन जाती है। अब इसमें ना आपकी चार चीज है। सबसे पहला है आपका पेडिमेंट। ये आपका कोई माउंटेन है, ये माउंटेन के सामने वाला ये जो भाग होता है इसको बोला जाता है पेडिमेंट। फिर ये जो स्टीप भाग होता है इसको बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका बजाड़ा। बजाड़ा के बाद आपका एक गहरा, एक क्या बन जाती है, एक गर्त सी बन जाती है, उसको बोला जाता है आपका बालसन। और इस बालसन में जब पानी भर जाता तो उसको बोला जाता है पलाया। ठीक है। ये चार नाम आपको क्या है याद रखने हैं। ये आपका माउंटेन है, सबसे पहले होता है माउंटेन का ये फ्रंट। ठीक है। माउंटेन के आगे वाला जो भाग होता है उसको बोला जाता है पेडिमेंट। पेडिमेंट के बाद ये देखो एक स्टीप सी वैली, एक स्टीप आपकी क्या होती है, ये जो स्टीप सी साइड दिख रही है इसको बोला जाता है आपका बजाड़ा। और बजाड़ा के बाद एक गहरा सा भाग बन जाता है, इसको बोला जाता है आपका बालसन। और इस बालसन में जब बारिश की वजह से पानी भर जाता है तो उसको बोला जाता है आपका पलाया। ठीक है। ये क्लियर हुआ बेटे आपको? आपको मैंने बालसन बता दिया है, पलाया बता दिया है। ठीक है। आपको बस ये क्या ऑर्डर याद रखना है, सबसे पहले आपका पेडिमेंट, पेडिमेंट के बाद है आपका बजाड़ा, बजाड़ा के बाद आपका बालसन और बालसन के बाद पलाया। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। ये आपसे जो है पूछा जा सकता है। बस अब आपका ये जो चैप्टर है ना ये मोस्टली जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंडिया में आपका जो डेजर्ट है ना, डेजर्ट वाले पार्ट में ये सारी जो टोपोग्राफी है ना आपको देखने को मिलती है डेजर्ट वाले पार्ट में।
आपके डेजर्ट वाले पार्ट में आपको सर्च करके दिखाती हूँ एक बार। ये देखो, ये आपका वैसा पार्ट है जहां आपके डेजर्ट भी और थोड़ी बहुत यानी कि आपका पानी भी, यानी कि एरिड और सेमी एरिड में। ये देखो, ये आपके माउंटेन है ना, ये तो आपका हो गया माउंटेन। माउंटेन के सामने वाला ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है आपका पेडिमेंट। ठीक है, पेडिमेंट के बाद ये आपको एक जो स्टीप सा आपको जो स्लोप दिख रहा है इसको बोला जाता है आपका बजाड़ा। और बजाड़ा के बाद आपको ये एक गर्त सी दिख रही है, इसको बोला जाता है आपका बालसन। और जब इस बालसन में पानी भर जाता तो उस लेक को बोला जाता है आपका पलाया लेक। ठीक है, ये देखो, ये दिख भी रखा है आपका पलाया लेक। ये है आपका, ये देखो, ये तो आपका माउंटेन का फ्रंट है, ये आपका बजाड़ा है। ठीक है, और ये आपकी एक लेक बन जाते हैं। देखो कौन सा है बजाड़ा, ये वाला जो आपका पार्ट है ना, ये वाला, ये जो स्टीप स्लोप है, ये वाला आपका बजाड़ा है। और ये जो आपका गर्त है, गहरा गर्त, इसको बोला जाता है आपका बालसन। और बालसन में जब पानी भर जाता तो उसको बोला जाता है आपका पलाया लेक। ठीक है, आ गया समझ में आपको। और ये जो आपकी पलाया लेक है ना, इस पलाया लेक को आप, अब आपको एक चीज और याद रखनी है। क्या याद रखनी है? ये आपको एक बार ये बात याद रखनी है कि आपका जो पेडिमेंट है वो इरोजनल लैंड फॉर्म है, आपका जो बजाड़ा है वो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है, और आपका जो बालसन है वो इरोजनल लैंड फॉर्म है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि जो बजाड़ा है ना वो क्या है आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, बाकी पेडिमेंट और बालसन दोनों इरोजनल लैंडफॉर्म है। ठीक है, ये आपका बस चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें लास्ट में आपको ये थ्योरी पढ़नी है। ये थ्योरी किस से रिलेटेड है? आपके पेडिमेंट से रिलेटेड। ये थ्योरी आपके एग्जाम में पूछी गई है। रिसेशन थ्योरी आपके दी है एसी लासन ने। शीट फ्लड थ्योरी आपके दी है एमसी जी ने। और आपका लेटरल इरोजन थ्योरी जी के गिलबर्ट ने। ठीक है, और ये सारे जितने भी नेम आपको सारे याद करने हैं बेटे, आपसे ये पूछे गए हैं एग्जाम में। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ये कंपोजिट थ्योरी के ये सारे नेम याद रखोगे। आपसे ये लेटरल इरोजन थ्योरी पूछी गई है, शीट फ्लड थ्योरी पूछी गई है एग्जाम में। आगे हो सकता है वो आपसे कंपोजिट थ्योरी के किसी भी एक ज्योग्राफर का नाम पूछ ले। अब आपकी एरिड साइकिल ऑफ इरोजन किसने दी है? विलियम मॉरिस डेविस ने 1905 में आपकी एरिड साइकिल ऑफ इरोजन को एक्सप्लेन किया है। आपकी जो सवाना साइकिल ऑफ इरोजन है वो एक्सप्लेन की है जेसी पग ने। और जेसी पग की जो सवाना साइकिल है वो किस से रिलेटेड है, कौन से एरिया से? अफ्रीका के सवाना रीजन से रिलेटेड है। और ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीटेड होता है। बेटे ये जो नेम का ओरिजिन है ना, ये बुक में कहीं भी नहीं दे रखा है। बाकी मैं कल यशवंत सर्च करके आपके लिए लेके आती हूँ। ओके, यहाँ पे आपका ये एरिड वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इसके नोट्स में आपको पता ही है अपलोड हो जाएंगे, लेकिन वो एक साथ होंगे। ओके, तो अब जो है क्लास लीव कर दो, क्योंकि आपके पेपर 1 की भी क्लास होती है इस टाइम पे। तो बेटे आप क्लास लीव कर दो। उसके बाद आपके जो भी डाउट है ना, कल मेरे से क्लास में पूछ लेना, मैं कल आपको बता दूंगी। ओके, ओके बेटे, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। वेलकम वेलकम।